खुश आमदीद दिसंबर की एस्ट्रोनॉमी अपडेट में। दिसंबर में कुछ खास इवेंट्स ये हैं और आसानी के लिए इन सब इवेंट्स के वीडियो में सेक्शंस बना दिए गए हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीडीज एक ओपन स्टार क्लस्टर है और ये आसमान की खूबसूरत तरीन चीज़ों में से एक है जो नेकेड आई से देखी जा सकती हैं। नॉर्मल सिटी लाइट पोल्यूशन में इस क्लस्टर के अंदर तकरीबन 6 स्टार्स नेकेड आई से देखे जा सकते हैं और इनको देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये स्टार्स आपस में बहुत ही नज़दीक होते हैं और अगर आसमान में ज़्यादा लाइट पोल्यूशन ना हो तो 9 स्टार्स तक भी नज़र आते हैं। और अगर एक परफेक्ट पिच ब्लैक आसमान हो तो हमें इधर 11 से भी ज़्यादा स्टार्स नेकेड आई से नज़र आ सकते हैं। बाइनोकुलर्स के साथ कम से कम 100 स्टार्स इसमें गिने जा सकते हैं और मॉडर्न ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक इस क्लस्टर में 500 स्टार्स कंफर्म्ड है। मगर इस स्टार क्लस्टर को ढूंढा कहाँ जा सकता है क्योंकि ये टाइम प्लेडिस को देखने का बेस्ट टाइम है, इसीलिए ये अपना मैक्सिमम टाइम आजकल नाइट स्काई में गुजारेगा। मतलब जैसे ही सूरज गुरूब होगा तो ये ईस्ट में राइज हो जाएगा और रात आसमान में ही गुजारेगा और उसके बाद सूरज निकलने से कुछ देर पहले वेस्ट में होराइजन से नीचे चला जाएगा। प्लेडिस इस दुनिया से 430 लाइट ईयर्स दूर है। इसको 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है और मेजियर 45 भी। इस्लाम में इस क्लस्टर को अल सुरैया के नाम से पुकारा गया है जिसका जिक्र कुरान की सूरह अल नजम में भी है। और इब्ने इसहाक के मुताबिक जो कि एक हिस्टोरियंस थे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस क्लस्टर में 12 स्टार्स नोट किए थे। हिंदुइज्म में प्लेडिस को कृतिका के नाम से जाना जाता है जिसे वार गॉड सिकंदा की 6 माएँ जिसने 6 चेहरे बनाए थे कहा जाता है, यानी कि हिंदुओं ने भी इसमें 6 स्टार्स नोट किए थे। इसके अलावा ग्रीक्स, एज़टेक्स, जापानीज, चाइनीज तकरीबन हर कल्चर में इसका जिक्र है। क्योंकि ये क्लस्टर इक्लिप्टिक के काफ़ी पास है तो मून इसे कई औकात में अकल्ट करता रहता है और बाकी प्लैनेट्स मार्स या वीनस उसके पास से गुजरते रहते हैं। और जैसे कि इस मॉडल में नज़र आ रहा है कि इस क्लस्टर में एक नेबुला भी है, ये जो फजी सी गैस है। पहले इस गैस को, इस रिफ्लेक्शन नेबुला को समझा जाता था कि ये स्टार फॉर्मेशन की बची हुई गैस है, उसकी रेमिनेंट गैस है। पर अब ये मॉडर्न हाइपोथेसिस है कि ये गैस इससे कम्प्लीटली अनरिलेटेड है और ये गैस बस इस क्लस्टर के दरमियान से गुजर रही है क्योंकि इस क्लस्टर में और इस रिफ्लेक्शन नेबुला या इस गैस की रेडियल वेलोसिटी में 11 किलोमीटर पर सेकंड का फ़र्क है, जो कि पॉसिबल नहीं कि इनका ओरिजिन एक होता, उनकी वेलोसिटी में फ़र्क होता। इसी वजह से इनका ओरिजिन ये ज़रूरी है कि अलग अलग ही है, गैस का और इस क्लस्टर का। ओके देन, दिसंबर 8 को सारी रात मार्स ऑपोजिशन में रहेगा, मतलब सन, अर्थ और मार्स एक लाइन में रहेंगे। बट इस ऑपोजिशन का मतलब हर किस ये नहीं कि मार्स और अर्थ नज़दीक तरीन होंगे। मार्स और अर्थ का फासला 1 दिसंबर को सबसे कम था। ये 2 इवेंट्स अलग अलग वक्त इसलिए होते हैं क्योंकि मार्स और अर्थ का ऑर्बिट एग्जैक्टली सर्कल नहीं है। ओके, बट मार्स को ढूंढना कहाँ पर है? मार्स भी आजकल प्लेडिस के बाद उसके थोड़ा सा नीचे शाम को ईस्ट से राइज होगा और इसी तरह रात को आसमान में रहने के बाद सुबह वेस्ट में होराइजन से नीचे चला जाएगा। मगर इसको रात के किसी भी वक्त ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं क्योंकि आजकल के दिनों में मार्स आसमान में सबसे ब्राइटेस्ट और रेड चीज़ है। जो भी चीज़ सबसे ब्राइटेस्ट और रेड होगी उसका मतलब ये मार्स ही है। ओके, नेक्स्ट वी हैव ऑकल्टेशन ऑफ मार्स बाय मून, यानी कि 11:08 PM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम को मार्स मून के पीछे से गुजरेगा और ये एक नहायत ही देखने में इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, लेकिन पूरे एशिया में ये फिनोमिना देखा नहीं जा सकेगा क्योंकि जिस वक्त ये होगा उस वक्त मार्स और मून होराइजन से नीचे होंगे। लेकिन वेस्टर्न यूरोप, कुछ अमेरिका और नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका में ये देखा जा सकेगा। यूरोप में ऑकल्टेशन थर्सडे को प्री डॉन यानी कि सूरज निकलने से पहले होगी
अगर इसको कोई वहाँ पर देखना चाहता है तो वो इंटरनेट पे इसके अपनी लोकेशन के हिसाब से एग्जैक्ट टाइम देख सकता है। दिसंबर 12 को एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देखने का भी बेस्ट डे है, क्योंकि ये भी पूरी रात आसमान में रहेगी, लेकिन इसे नेकेड आइज से नोट भी करने के लिए एक निहायत ही साफ आसमान की ज़रूरत होगी। मगर कुछ लाइट पोल्यूशन के साथ इसे बाइनोकुलर्स से या एक छोटे टेलीस्कोप की ज़रूरत से आराम से देखा जा सकेगा। एंड नाउ द मोस्ट वेटेड वन, जेमिनी मीटियोर शावर। ये साल का सबसे बड़ा मीटियोर शावर है और हर साल 13 और 14 दिसंबर को पीक करता है। मीटियोर शावर यानी कि आसमान में शूटिंग स्टार्स नज़र आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होंगे। बट एक क्वेश्चन आपके जहन में पैदा होगा, हमें इनकी एग्जैक्ट डेट और टाइम कैसे पता चलता है? इसका आंसर ये है, ये हर साल पीरियोडिकली होते हैं और इनके पीरियोडिकली होने की वजह यह है कि सन के ऑर्बिट में एक पाइल ऑफ रॉक्स एक ख़ास ऑर्बिट में ऑर्बिट कर रहे हैं, और जब अर्थ उसके अंदर से गुजरती है तो वो कुछ उनमें से पत्थर दुनिया के अंदर आ जाते हैं और एक नेचुरल फायरवर्क्स का नज़ारा पेश करते हैं। ये पाइल ऑफ रॉक्स जो कि हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में ऑर्बिट कर रहे होते हैं, ये बेसिकली कोमेट के रेमिनेंट्स हैं। कोमेट्स जैसे कि सन के बहुत ही नज़दीक से गुजरते हैं और वहाँ से गुजरते वक्त वो टूट जाते हैं और फिर हज़ारों और मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये रॉक्स पूरे के पूरे ऑर्बिट में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, और अब जब भी दुनिया इस ऑर्बिट में से गुजरती है तो वो एक मीटियोर शावर होता है। मगर फिर भी कुछ साल कुछ मीटियोर शावर्स बहुत ही बड़ा फायरवर्क्स देते हैं, जबकि कुछ साल ये नहीं देते, क्योंकि ऑर्बिट में कुछ जगहों पर इन रॉक्स की डेंसिटी ज़्यादा है और कहीं पर कम। मगर इस सेंचुरी में जौन सा मीटियोर शावर सबसे ज़्यादा मीटियोर्स प्रोड्यूस करता है वो ये जेमिनी मीटियोर शावर है। ये मीटियोर्स आसमान में हर डायरेक्शन से आते हुए नजर आएंगे, लेकिन द मोस्ट मीटियोर्स will be pointed in the direction of constellation Gemini. This is why this meteor shower is called Geminid meteor shower. और constellation Gemini को भी ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि ये ओराइन जो कि काफ़ी जानी पहचानी constellation है, जो कि 3 स्टार्स आपको लाइन में नज़र आएंगे, उसके साथ ही है। उसके साथ इसके जो मेन स्टार्स हैं पोलक्स और कास्टर, वो इसकी निशानदेही करते हैं। अगर आपको मीटियोर शावर देखने के लिए एग्जैक्ट कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं, आपको बस एग्जैक्ट टाइम पता होना चाहिए, जो कि 13 दिसंबर की पूरी रात है, जिसमें तकरीबन 11:30 बजे जेमिनी कॉन्स्टेलेशन पीक एल्टीट्यूड पे होगी, और वही टाइम मीटियोर शावर्स के भी पीक का होगा, 11:30 बजे 13 दिसंबर की रात। जैसे कि इस ग्राफ में शो हो रहा है कि तकरीबन 11:30 पे योर लोकल टाइम मीटियोर शावर मैक्सिमम एल्टीट्यूड पे जाएगा। बट वी हैव अ प्रॉब्लम देयर। अगर इस ग्राफ में हम लोग मून के एल्टीट्यूड का भी ग्राफ प्लॉट करें तो ये देखा जा सकता है कि उसका भी ग्राफ इस ग्राफ के काफ़ी नज़दीक है। इसका मतलब कि जब ये मीटियोर शावर पीक पर होगा तो हमारे पास एक वैनिंग गिब्बस मून भी आसमान में काफ़ी ऊपर होगा। वैनिंग गिब्बस यानी कि मून 80% इल्यूमिनेटेड होगा, और ये मून काफ़ी ब्राइट है, यानी कि इसकी ब्राइटनेस नज़र आने वाली मीटियोर्स की तादाद को कम कर देगी। और अगर मैं इस ग्राफ में सन का ग्राफ भी प्लॉट करूं तो देखा जा सकता है कि दोनों ग्राफ्स जेमिनी कॉन्स्टेलेशन के और सन के एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज हैं, यानी कि जिस टाइम ये मीटियोर शावर होगा तो सन बिल्कुल भी ऊपर नहीं होगा। लेकिन मून का ग्राफ आउट ऑफ फेज नहीं है तो मून हमारे पास उसके करीब करीब होगा। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल का मीटियोर शावर एक अच्छा फायरवर्क्स डिस्प्ले करेगा। उसके बाद हमारे पास दिसंबर में एक और मीटियोर शावर भी है, उर्सिड्स मीटियोर शावर। ये मीटियोर शावर का ओरिजिन पॉइंट उर्सा माइनर है, और उर्सा माइनर वो कॉन्स्टेलेशन है जहाँ पर हमारे पास नॉर्थ स्टार भी है। इसका मतलब ये है कि इसकी लोकेशन कभी भी आसमान में चेंज नहीं होती, बट ये साउदर्न हेमिस्फीयर में नज़र कॉन्स्टेलेशन नहीं आती और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हर वक्त एक ही जगह पर रहती है, क्योंकि पूरा नाइट स्काई इस नॉर्थ स्टार के अराउंड घूमता रहता है। बट ये मीटियोर शावर जेमिनी से रिलेटिवली छोटा है। इसकी पीक थर्सडे 22 दिसंबर को होगी। एंड देन वी हैव द विंटर सॉल्स्टिस ऑन 21 दिसंबर, यानी कि यह साल की सबसे बड़ी रात होगी।
और साउदर्न हेमिस्फीयर के लिए ये सबसे छोटी रात होगी और उनके लिए ये समर सॉल्स्टिस होगा। 23 दिसंबर को हमारे पास न्यू मून होगा और तकरीबन एक दिन के लिए चांद हमें दुनिया में कहीं से भी नजर नहीं आएगा। एंड नाउ द इवेंट ऑफ द थंबनेल। दिसंबर 27 को हम लोग पूरे का पूरा सोलर सिस्टम एक ही वक्त में देख सकेंगे। ऑब्वियसली सन के अलावा, क्योंकि अगर सन ऊपर होगा तो फिर बाकी कुछ हमें नजर नहीं आएगा। इस दिन हमें एक ही वक्त में वीनस, मरकरी, सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस, नेपट्यून, मार्स एंड मून नजर आ सकेंगे। और हमारे पास वीक में जो 7 डेज होते हैं उनकी वजह भी ये कुछ ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं जो आसमान में तेजी के साथ मूव करते हैं, जिसमें सन, मून, जुपिटर, वीनस, मार्स, मरकरी एंड सैटर्न है। ये वाहिद वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो आसमान में मूव करते हैं और नेकेड आई से नजर भी आते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे साउथ वेस्ट से, जहाँ पर सूरज गुरूब होगा और इसको देखने के लिए आपको सूरज जैसे ही गुरूब हो आपने देखना शुरू कर देना है, क्योंकि मरकरी और वीनस सूरज गुरूब होने के कुछ देर बाद ही ये भी गुरूब हो जाएंगे। और अगर साउथ वेस्ट पे आपका होराइजन क्लियर नहीं है तो मरकरी और वीनस नज़र भी नहीं आएंगे। उससे ऊपर कुछ हमारे पास यहाँ पर प्लूटो भी होगा, मगर ये नेकेड आई से नज़र नहीं आएगा। फिर उससे ऊपर हमारे पास चांद से थोड़ा सा नीचे सैटर्न होगा, एंड देन मून इटसेल्फ, और फिर जुपिटर और मून के दरमियान में हमारे पास नेपट्यून भी मौजूद होगा, मगर ये भी हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आएगा। इसके लिए भी आपको एक छोटे टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर उसके बाद आएगा मार्स, और मार्स से ऊपर हमारे पास यूरेनस भी मौजूद होगा, मगर ये भी नेकेड आई से नज़र नहीं आ सकता। तो इस तरह हमारे पास एक ही टाइम पे सन के अलावा सोलर सिस्टम के सारे मेन ऑब्जेक्ट्स हमारे पास आसमान में मौजूद होंगे। और इस इलस्ट्रेशन में आप देख भी सकते हैं किस तरह सारे प्लैनेट्स सन के एक ही साइड पर इकट्ठे हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इवेंट्स देखकर आप इंजॉय करेंगे और अपना फीडबैक कमेंट्स में देना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।